द रिपब्लिकन विजन चैनल के सभी दर्शकों को सप्रेम जय भीम। साथियों, नई संसद भवन, सेंट्रल विस्टा और हमारी भूमिका, इस विषय पर आम्बेडकरी प्रबोधन मंच नागपुर की ओर से 5 जून 2023 को इंदौरा स्थित नामांतर शहीद स्मारक में चर्चा का आयोजन किया गया था। या विषयावर आपली चर्चा होती। उपस्थित सर्वांचे शब्दरूपी पुष्पगुच्छाने स्वागत करतो। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा गावात राहतो म्हणून खैरलांजी, बाबासाहेबांची रिंगटोन वाजवतो म्हणून अमानुष हत्या, आणि आता भीम जयंती साजरी केली म्हणून अक्षय भालेरावचा निर्गुणपणे खून आम्ही या मंचातर्फे जाहीर निषेध करतो आणि उपस्थितांना सर्वांना विनंती करतो की या भीम सैनिकाला आदरांजली वाहण्याकरिता 2 मिनिटं उभं राहावं। मेरे बाबा का मिशन है, इसे ना तुम दगा देना। मेरे बाबा का मिशन है ये, इसे ना तुम दगा देना। विनय मेरी है ये तुमसे, इसे दिल में जगा देना। मेरे बाबा का मिशन है ये, इसे ना तुम दगा देना। गरीबों आज जाना कल, निछावर भीम पर कर दो। महामानव के संदेशों को ये जहां में भर दो। खुली जब नींद तो साथी तुम औरों को जगा देना। खुली जो नींद तो साथी तुम औरों को जगा देना। विनय मेरी है ये तुमसे, इसे दिल में जगा देना। मेरे बाबा का मिशन है ये, इसे ना तुम दगा देना। ऐ भीम के प्यारो उठो, ऐ भीम के प्यारो, जगाओ सारे दीनों को। करे जो दीन का शोषण, मिटा दो उन कमीनों को। मिटा दो उन कमीनों को। करे संघर्ष जीवन भर, सभी रूठी मिटा देना। 4-5 मित्र मिळून विचार केला की या संत पडलेल्या समाजाला काहीतरी चालना मिळायला पाहिजे, त्यांनी काहीतरी कार्यामध्ये आपलं कर्तव्य दाखवायला पाहिजे। याकरता आम्ही विचार केला की नवीन संसद बनलेली आहे, या नवीन संसदेच्या संदर्भात आम्ही प्राध्यापक घोडेसाळ सरांना आमंत्रित केलं होतं, पण काही कारणामुळे ते येऊ शकले नाहीत। कार्यक्रम ठेवण्याचा उद्देश फक्त एवढा होता की आपण जे कार्यकर्ते आहोत, लहानपणापासून कार्य करत आहोत, त्यांना कुठेतरी ऍक्टिव्ह करायचं, सक्रिय करायचं,
पुन्हा आपल्याला वाटते की बा आपल्याला जे वाटते की बा या प्रकारचे कार्यक्रम, या प्रकारचा समाज, या प्रकारचे प्रबोधात्मक कार्यक्रम व्हायला पाहिजेत, याकरता या उद्देशाला आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर मी प्रस्तावना यासाठी करत आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आपल्यासारखे लोक या आपण सर्व मित्रमंडळी मिळून एक खूप मोठी जागृती करण्याच्या किंवा आपल्या येणाऱ्या ज्या पिढी आहे त्यांच्यासाठी कार्य करण्याचा खूप मोठा आपण सिंहाच्या वाटा आपण करू शकतो. आपल्या हाताला आपलं खूप मोठं कार्य होऊ शकते आणि या उद्देशानं आम्ही हा कार्यक्रम ठेवलेला आहे. एवढंच म्हणून मी आपली प्रस्तावना संपवतो. जय भीम. सत्व परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर इन्हें सर्वप्रथम विनम्र अभिवादन और उन तमाम महापुरुषों को अभिवादन जिन्होंने मानव मुक्ति के आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया. साथियों, अनेक वर्ष पहले नई संसद भवन का निर्माण किया जाए, ऐसा कांग्रेस के शासनकाल में चर्चा शुरू थी. उसके अनुरूप 2019 को भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने मिलकर निर्णय लिया कि सेंट्रल विस्टा, जिसको हम लोग लुटियन मार्ग कहते हैं, इसको अगर आसान शब्दों में समझना है तो जहां राष्ट्रपति भवन है वहां से लेकर इंडिया गेट तक का जो 3 किलोमीटर तक का जो मार्ग है उसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है. और ये जो जगह है ये देश की वीआईपी जगह है. इसी स्थान पर नई संसद भवन का निर्माण का निर्णय वर्तमान की केंद्रीय सरकार ने लिया. बीच में कोरोना जैसी महामारी आई जिससे यह देश लड़ता रहा. बावजूद इसके नई संसद, सचिवालय और कुछ केंद्रीय कार्यालय बनाने का निर्माण कार्य लगातार जारी रहा. इस मुद्दे पर देश के कुछ विपक्षी दलों ने आपत्ति दर्ज कराई थी कि देश संकट के काल से गुजर रहा है और ऐसे संकट के काल में नई संसद भवन बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें 900 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा जो फिजूल खर्ची में जाएगा. बावजूद इसके विपक्षियों की आपत्ति को दरकिनार करते हुए इस सरकार ने अपने बहुमत का आधार लेकर नई संसद भवन बनाने का काम शुरू रखा. 2020 में दलित राष्ट्रपति इस देश को मिले थे. उनके रहते रहते वर्तमान सरकार ने, वर्तमान प्रधानमंत्री इनके हस्ते नई संसद भवन का शिलान्यास रखा. तब भी देश की विपक्षी पार्टियों ने प्रश्न उठाया था कि देश का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, दोनों सदनों का प्रमुख यह राष्ट्रपति होता है और उसके हाथ से संसद भवन का शिलान्यास किया जाना चाहिए. वर्तमान सरकार ने बहुमत के आधार पे दलित राष्ट्रपति को न बुलाते हुए प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास किया. उसके बाद राष्ट्रपति के चुनाव में आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू, इन्हें देश का राष्ट्रपति बनने का मौका मिला और उनके रहते रहते भी इस संसद भवन का उद्घाटन 28 मई को नियोजित था. तब भी देश की विपक्ष पार्टियों ने मुद्दा उठाया कि नई संसद भवन का उद्घाटन आप प्रधानमंत्री जी के हाथों क्यों करवा रहे हो, क्योंकि देश के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, वे संवैधानिक प्रमुख होते हैं, वे संसद के प्रमुख होते हैं, लोकसभा, विधानसभा, न्यायपालिका के प्रमुख होते हैं.
उनके बगैर आपने इस संसद भवन का उद्घाटन कार्यक्रम नहीं करना चाहिए था। फिर सरकार ने किसी की नहीं सुनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हस्ते यह उद्घाटन का कार्यक्रम किया गया। इस मुद्दे पर पूरे देश के विपक्षी पार्टियों में एकता दिखाई देने लगी। और विपक्ष रहते हुए देश का लोकतंत्र कभी मजबूत नहीं होता, वह तानाशाही की ओर जाता है। और अब के चलते चलते दिल्ली के जंतर मंतर पर इस देश का नाम रोशन करने वाले हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपने संघ के अध्यक्ष पर लैंगिक शोषण का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। उस धरना प्रदर्शन को लगातार लोगों का जन समर्थन मिलने लगा। फिर विपक्षी पार्टियां एक होने लगी, खाप पंचायतें होने लगी। सरकार ने उन महिला खिलाड़ियों की मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया। लगातार 1 महीना बैठने के बाद उनकी एफआईआर भी दिल्ली की पुलिस ने नहीं लिखवाई। हताश होकर महिला खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट की शरण लेना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने उस संघ के अध्यक्ष के ऊपर एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज करने के बाद उन्होंने कार्रवाई नहीं की। जिस दिन संसद भवन का उद्घाटन था उस दिन महिला खिलाड़ियों ने संसद भवन की ओर मार्च किया और अपने ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि अब तक देश ने 21 गोल्ड मेडल जीते हैं, उसमें से 2 गोल्ड मेडल इस महिलाओं ने लाए थे। जिस गोल्ड मेडल पर पूरा देश गर्व करता है, जिन महिलाओं ने इस देश का नाम रोशन किया है दुनिया में, महिला खिलाड़ियों को दिल्ली पुलिस ने बर्बरता से मारा, निर्दयतापूर्वक मारा। उनके छाती पर हाथ मारा, उनके चेहरों को पुलिस के जूतों से रौंदा गया। इस घटना से पूरे देश में एक रोष की लहर पैदा हुई। पूरा विपक्ष एकजुट हुआ और जब यह महसूस किया जा रहा है कि इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र अगर खतरे में है, तो हम बैठे हुए बाबा साहब के अनुयायी के ऊपर ये जिम्मेदारी अधिक हो जाती है कि हम उसकी सुरक्षा, उसकी मजबूती के लिए पूरी ताकत से सामने आए। उन्होंने बाबा साहब से प्रश्न किया कि इंग्लैंड अपने ऊपर राज कर रहा है, उसके बावजूद आप इंग्लैंड के पक्ष में लड़ने के लिए बात कर रहे हो। तो बाबा साहब कहते हैं कि जर्मन की जो सेना है वो तानाशाह पर आधारित है और इंग्लैंड लोकतांत्रिक देश है और उसके सहयोगी देश लोकतांत्रिक है और मैं लोकतंत्र को प्राणप्रिय रूप से मानता हूं। मैं लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकता हूं। तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी एक लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर सकते हैं। इस देश के तमाम हिंदुत्ववादी, ब्राह्मणवादी और कांग्रेसी ताकतों से उस जमाने में लड़ रहे थे, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि अब वो जिम्मेदारी हम सब लोगों के कंधों पर है कि अब हम लोग इस देश पर छाए हुए लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के खिलाफ में अपनी आवाज बुलंद करें। नांदेड़ में कल परसों एक बौद्ध नवयुवक, इसकी खुलेआम हत्या कर दी गई। इस देश के अंदर में दलित और बौद्धों के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार कोई नई घटनाएं नहीं है। सदियों से इस देश का जो बहुजन समाज है, वो बहुजन समाज इस देश के दलित, आदिवासी, बौद्धों को
मारना, पीटना, बारात नहीं निकालने देना, अच्छे पकवानों के साथ खाना नहीं खाने देना, उनकी महिलाओं के साथ लैंगिक और शारीरिक शोषण करना, बर्बरतापूर्वक उनकी हत्याएं करना अपना अधिकार समझता है। तो पूरे महाराष्ट्र में एक रोष की लहर है कि कब तक हम लोग इस अत्याचार को सहेंगे। क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी के जमाने में हत्याएं नहीं होती थी? क्या बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इसके ऊपर कोई पर्याय दिया है? अगर हाँ, तो निश्चित रूप से उस पर हम लोगों ने मंथन करने की और उस पर कार्यक्रम आयोजित कर उसको अमल करने की जरूरत है। इस देश के संविधान को सौंपते हुए अंतिम भाषण में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी कहते हैं कि संविधान लागू होते ही आप सब लोगों को समान रूप से एक वोट का अधिकार मिलेगा, समानता मिल जाएगी। लेकिन संविधान लागू होने के बाद जो भी सरकार इस देश पर शासन सत्ता में आएगी, उनको मैं आगाह करना चाहता हूं कि देश में आज भी सामाजिक और आर्थिक विषमता की एक लंबी दरी है, लाइन है। और वह सरकारें अगर इस ओर ध्यान न दे तो यह इस देश का जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा आदमी है वो आने वाले समय में आंदोलित होगा। अगर हमें हमारे समाज के ऊपर होने वाले अन्य अत्याचार को रोकना है तो सामूहिक रूप से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी द्वारा दिए गए संकेत को, आंदोलन को समझकर सामूहिक रूप से सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को आगे बढ़ाने की जरूरत है। पार्टी, मेरा नेता इस अहंकार से बाहर निकलकर एकजुट होकर संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, ब्राह्मणवादी, बहुजनवादी, विषमतावादी, समरसतावादी संगठनों से लड़ने के लिए हम लोगों ने समान रूप से कार्यक्रम बनाकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ये संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस देश में अल्पसंख्यक के ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार के खिलाफ एक मजबूत ताकत बनाने में, और इस देश के, अब वो संसद नई संसद भवन क्यों ना हो, उस संसद में और विधानसभा में हमारे जनप्रतिनिधियों को पहुंचाने के लिए हम लोगों ने तैयार रहने की जरूरत है। इतना ही आशा व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम। रुपाली भाऊ पाटील यांना विनंती करतो की त्यांनी आपले मत व्यक्त करावे। एक गोष्ट सांगायची वाटते की बॅक टू सोसायटी हा जो फंडा चाललेला आहे की आम्ही समाजाचे काहीतरी देणे लागतो, त्यांच्याकडून आम्ही प्राप्त केलो आणि ते करून आम्ही आमची प्रगती केलेली आहे। जर आम्ही आमची प्रगती केलेली आहे तर नुसतं आमच्या पायावर नाही तर या समाजाकडून मिळालेल्या प्रोत्साहन आणि वेगवेगळ्या स्तोत्रामुळे जे काही आम्हाला मिळालेलं आहे त्याच्यापासून आम्ही घडलेलो आहोत। तर आमचंही कर्तव्य असते की त्याची परतफेड कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात आम्ही ते करायला पाहिजे। याच्यामध्ये पुष्कळशा लोकांना असं वाटेल की आम्ही असे 25 लोक 30 लोक असा लहानसा समूह गोळा झालो आणि आम्ही काय करू शकतो। पण बंधूंनो, आपलं स्वतःला संतुष्ट आणि समाधान मिळणं हे तितकंच जरुरी असते। दुसऱ्यांना काय वाटतं आणि त्याचा काय परिणाम होईल किंवा भविष्यात काय होईल हे सांगणं तेवढं काही नसते। तर मला असं एकच सांगायचं वाटतंय की जर आम्ही अशा प्रकारे छोटं काम केलो तर हे छोटं काम उद्याला जरी आम्हाला काही नाही वाटलं तरी आम्हाला समाधान वाटेल, आम्ही काहीतरी समाजात देणं होतं, आम्ही काहीतरी केलं। जरी ते निग्लिजिबल असेल तरी पण आमच्याकरिता ते समाधान असते।
आणि आता प्रश्न झाला, आजचा जो विषय होता तो होता संसद आणि त्याच्या धोरणावर आमचं जे आहे धोरण काय असायला पाहिजे. अशा गोष्टी आलेल्या आहेत, पुष्कळशा गोष्टी आहेत की आम्ही थांबवू शकत नाही, कारण ह्या लोकांची दादागिरी आहे. राजकारणापासून समाजकारणापासून न्यायपालिकेपर्यंत यांची दादागिरी कुठपर्यंत आम्ही करणार. पण आम्ही आमच्या परीनं त्याला विरुद्ध करू शकतो. हे तर म्हणू शकतो की आम्ही पूर्णपणे त्या गोष्टी शरण गेलेले नाही, आणि हे खरं कमीत कमी आमच्या हातात आहे. हा खूप मोठा विषय आहे, याच्यावर मी जास्त बोलू शकणार नाही. फक्त इतकंच सांगतो, जे आज याच्यामध्ये दिसते आहे ते राज्यशाहीकडे जाण्याचं पाऊल आहे, आणि लोकशाही मोडकळीत काढावं हे ह्या सरकारचं, आणि सरकारच नव्हे तर ब्राह्मण प्रणीत जे काही धोरण आहे, RSS असो किंवा बाकीच्या गोष्टी असो, यांचं हे कार्यप्रणाली आहे. तर आपण सर्वांनी सावध राहावं. वेळ पडेल तेव्हा जितके जसे आपल्याला लोक हाक देतील त्यांच्या हाकला आपण हो द्यायला पाहिजे. इतकं तर आपण करू शकतो. नाही करू शकत तर दुसरं एक काम आपण अजून करू शकतो. ते कोणतं असते, करणारे पुष्कळ असतात, पण त्यांच्या मागे जशी संख्या असते तसं लोकांचं जे असते ते मनोबल वाढत असते. आम्ही कमीत कमी त्या संख्येमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न तर करू शकतो. एक करू समजा 5 लोक आम्ही गोळा झालो तर पाहणाऱ्यांना वाटते की ह्या लोकांचा जो मॉब आहे हा इतका मोठा आहे, यांच्याकडे संख्याबळ आहे, आणि त्यांचा वचक हा बाकीच्यांना होतो. ह्या गोष्टी छोट्या छोट्या असतात, पण याचा परिणाम मानवी मनावर होत असतो. तर आपण इतकंच सांगू सांगू इच्छितो मी की जे धोरण आलेलं आहे, ही जी नवी संसद आलेली आहे, त्या मार्गे यांनी चोरट्या वाटेनं राज्यशाही आणण्याचा जो थाट लावलेला आहे, जो डाव टाकलेला आहे, त्याला आपण आपल्या परीनं कसं विरोध करू शकतो आणि आपल्या बाजूनं त्याला कशा प्रकारे वळवू शकतो. कारण जे झालं ते तर होऊन गेलेलं आहे, राजदंड आणलेला आहे, त्यांनी उद्घाटन झालेलं आहे, तर आपण ते उलट नाही करू शकत की नाही बा पुन्हा आपण हे करू म्हणून. पण जे आता आलेलं आहे त्यांना आपण आपल्या बाजूनं कसं करावं आणि त्याचा आपण कसा फायदा घ्यायला पाहिजे याचाही विचार करणं जरुरी आहे. मी इतकंच सांगू इच्छितो. धन्यवाद. उपाली भावने परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिवादन करतो. आजच्या विचारमंच आणि विचारमंचासमोर बसलेले सर्व माझे मित्र, आजचा जो विषय आहे चर्चेचा, नवीन संसद भवन आणि आमची भूमिका, याच्याबद्दल बोलायचं झालं तर या RSSच्या विचारधारेप्रमाणे जी आपली बौद्ध संस्कृती होती, बौद्ध संस्कृतीनुसार जे आपलं संसद भवन बनलेलं होतं, तिथे आपले बौद्ध प्रतीकं होते, आणि जे बौद्ध कल्चर बाबासाहेबांनी संविधानाच्या मार्फत आपल्या संविधानाच्या थ्रू आपल्याला जे बौद्ध कल्चर दिलं, त्याला हळूहळू कसं बदलवायचं त्याचा हा डाव आहे. त्याच्यात पहिलं पाऊल त्यांनी जुनी संसद भवन सोडून नवीन संसद बनवलं, त्याच्यामध्ये नवीन संस्कृती स्थापन केली. जसं सरांनी सांगितलं, राजेशाहीचा जो दंड आणला हे वगैरे त्यांची म्हणजे आता सुरुवात झालेली आहे. याच्यामध्ये विरोधी पक्षाचं पण तेवढंच योगदान आहे. आपण फक्त सत्ताधारी पक्षाला बोलून चालणार नाही. विरोधी पक्ष त्या पाहिजे त्या प्रमाणामध्ये विरोध करत नाही. जे काम ते स्वतः करू शकत नाही विरोधी पक्ष, ते यांच्या मार्फत करून घ्यायचं असं त्यांची प्लॅनिंग वाटते. मला या विषयावर आणखी जास्त माझा अभ्यास आहे नाही, मी एवढंच बोलू शकतो आणि इथेच थांबतो. धन्यवाद. जाग कोणाचे सुरेश भाऊ पाटील. भारतीय घटनेच्या शिल्पकार विश्वरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आम्बेडकर नागपुर में काम करते हुए मुझे आज लगभग 40-45 साल हुए. हम जिस चीज़ के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ बहुत लोगों ने मुद्दे रखे, हमें पुराना इतिहास बताया गया. मैं हमेशा कहता हूँ कि बैठक ऐसी करो कि विचारों का आदान प्रदान हो, चर्चाएं करो,
अंबेडकर मूवमेंट की जो लड़ाई थी वो लड़ाई को किसने बर्बाद किए, इसके ऊपर भी एक मंथन होना चाहिए। संविधान बचाने की जो बात है, संविधान बचाने के लिए अंबेडकरवादी लोगों के साथ साथ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, बहुत से पार्टियों के लोग भी उसमें शामिल हैं कि नए संसद भवन में जगह जगह क्या है महाभारत रामायण ये पात्रों के वहाँ पे दर्शन हो रहे हैं। उद्देश्य क्या है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, संविधान खत्म करने का। पिछले कुछ साल पहले संविधान की प्रतियां नई दिल्ली में जलाई गई। हमारे दलित संगठनों ने, अम्बेडकरी संगठनों ने उसके खिलाफ बहुत आंदोलन किए, लेकिन उनके ऊपर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन मनु की किताब जलाई गई तो वो कार्यकर्ताओं के ऊपर केसेस लगाए गए। ये देश में ये 10-15 साल से जो चालू है वो भयावह है। ये मेरे को यहाँ सिर्फ आभार प्रदर्शन का कार्यक्रम दिया। हमारे बड़े भैया रूपाली भाव ने अपने विचार, मैंने बहुत दिनों के बाद उनको सुना हूँ, उन्होंने अच्छे विचार यहाँ रखे हैं। विनय संडर सारे जी ने अपने अच्छे विचार रखे हैं और वो एक प्रकार वक्ता है। अजय सहारे, सॉरी मेरे छोटे भाई अजय सहारे, इन्होंने भी अपने विचार रखे हैं और आप यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। इसके बाद लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हम सब तमाम लोग आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हो। इतना ही बोल के सभी का धन्यवाद करके मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।